रंधावा साहब, क्या बाहरी राज्यों के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और डोमिसाइल उन्होंने बनाया है, उनको मिलने चाहिए 5 मरले प्लॉट? देखिए, मेरा एक यहाँ के नागरिक होने के नाते ये मानना है कि अभी तक तो जो पैरामीटर्स आए हैं उसमें यही कहा गया है कि पर्सन शुड बी रेजिडेंट ऑफ द जम्मू कश्मीर। अब जब जिनके डोमिसाइल बन चुके हैं, जो 12, 15, 20 साल से रह रहे हैं, तो वो भी हमारे नागरिक बन चुके हैं। अगर वो हमारे नागरिक बन चुके हैं, हमारा डोमिसाइल बन गया है, तो उनका हक बनता है। चाहे वो पीओजे के रिफ्यूजी भी हों, उनका भी हक बनता है, चाहे वो बाकी लोग भी हों, उनका भी हक बनता है। लैंडलेस जब शब्द लग गया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट दे दी कि ये व्यक्ति लैंडलेस है, इसके नाम पे पूरे जम्मू कश्मीर में 1 इंच भी कहीं ज़मीन नहीं है, वो हकदार है। वो चाहे वो कन्याकुमारी का रहने वाला है, चाहे हरियाणा का है, चाहे पंजाब का है, या फिर जम्मू कौन सी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेली वेजेस का या बाकी जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनका सोचेगी? अफवाह ये भी चल रही है कि अब एलजी साहब भी बदलने वाले हैं। देखिए, वो तो केंद्र सरकार का निर्णय होता है। एक एलजी साहब जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जब तक समझ आएगी तब तक नहीं, समझाने की एलजी साहब को जरूरत नहीं ज़्यादा पड़ती है। ये नीचे का जो हमारा ताना बाना रहता है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, उनके पास एक एक चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद रहती है। एलजी साहब के जो आसपास में वो तो सब बाहर के हैं, उनको क्या पता? नहीं, वो ऐसा नहीं है। अब बाहर से अंदर वाला जो सिलसिला है ना, वो हम जम्मू कश्मीर वालों को भूलना पड़ेगा। हमने देख लिया, ये बाहर का, ये अंदर का, मैं जम्मू का, तो कश्मीर का, ये पंजाब का, वो चीज़ खत्म है। डेली वेजेस की अगर हम बात करेंगे, पिछले कई सालों से जो है वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। हर बार भाजपा की तरफ से एक आश्वासन मिल जाता है कि होंगे, परमानेंट होंगे कब? और चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि ये बैकडोर एंट्रीज हैं, ये पक्के हो ही नहीं सकते हैं। तो ये दुविधा में क्यों डाला गया है डेली वेजेस को? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो ब्यूरोक्रेटिक सोच होती है, उनकी सोच कुछ और होती है। हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल कोई भी होगा, उसने कभी किसी को इनकार नहीं करना है। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि झूठे लारे नहीं लगाने चाहिए। आप राजनीतिक दल के नाते काम कर रहे हो, आपको अपने वोट बैंक की चिंता रहती है, पर उस आस में किसी को गुमराह मत करो। एसपीओज से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा मेरा। एसपीओज अपनी जान पे खेल कर जो है हमारे देश की, जो हमारे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उनके साथ भी कहीं ना कहीं एक भेदभाव हो रहा है। अभी इतने सारे त्यौहार चले गए, अभी तक उनको तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। अभी अगर हम बात करेंगे रिस्क अलाउंस की, वो भी हमारे बेल्ट फोर्स जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनके साथ कहीं ना कहीं जो भेदभाव होता है। 75 रुपये एक मजाक किया जा रहा है। अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत है तो जितना सेंट्रल फोर्सेज को दिया जाता है उतना जम्मू कश्मीर पुलिस को क्यों? मैं इसके लिए पूरी तरह आपसे सहमत हूँ। ये नाइंसाफ़ी है, ये नाजायज़ है और इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारे डीजी साहब अक्सर अपनी बेल्ट फोर्स के नौजवानों के लिए चिंता करते रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि त्योहारों पे उन्होंने कोई ना कोई इमदाद उनको बांटी होती है, तो फिर इसका पैरामीटर क्यों? विभिन्न विभागों में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनके लिए एक जो उम्मीद का किरण रहती है, वो जीपी फंड जो है अपना कटवाते हैं कि वक्त पे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें से जो है जीपी फंड लेके अपना काम जो है वो मुश्किल समय में जो है काम आएगा। लेकिन 6-6 महीने हो चुके हैं, जो रिटायरमेंट जो जिनकी हो चुकी है, जो अभी सर्विस कर रहे हैं, 6-6 महीने हो चुके हैं, 8-8 महीने हो चुके हैं, जीपी फंड के लिए अप्लाई किया हुआ उनको मिल नहीं रहा है। ऐसे उन्हीं का पैसा क्यों नहीं उनको मिल पा रहा है? ये कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक शीप्स ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन में रहती हैं जिनको शेल्फ फाइल को दबा के रखने में बड़ी संतुष्टि महसूस होती है। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि हर इंसान को आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व एमएलसी व भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता विक्रम रंधावा जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। थैंक यू। रंधावा सर, ये जो 5-5 मरले प्लाट्स जो गरीब आवाम को देने की बात की जा रही है, अपोजिशन वाले काफ़ी ज़्यादा सियासत इस पर कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बाहरी राज्यों से लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं और डोमिसाइल बनाए हुए हैं, बेघर वो लोग हैं, उन्हीं लोगों को जो है ये ज़मीनें अलाट की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में पहले सर्वे किया जाए, जम्मू कश्मीर के कितने स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, ये ज़मीनें उनको मिलनी चाहिए, ना कि बाहरी राज्यों से जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको। देखिए, मुझे लगता है कि अपोजिशन नाम की चीज़ जम्मू कश्मीर में कहाँ है, वो दिखती तो है नहीं। अब यहाँ पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। अपोजिशन या सत्ता तब होती है जब सरकारें होती हैं। तो अब वजूद लेस जिसे मैं अपोजिशन मानता हूँ, चाहे वो पीडीपी है, चाहे एनसी है, चाहे उनकी पिछलगू कांग्रेस है, इनका अपना वजूद तो बचा नहीं है। अब यकीनी तौर पर जब एडमिनिस्ट्रेशन कोई सकारात्मक निर्णय भी लेती है तो उसको काउंटर कैसे करना है, तो फिर उसके जख्म खुरेदना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि इनको कम से कम इसका पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के वेलकम करना चाहिए था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर 5-5 मरले जगह जो लैंडलेस लोग हैं, उसमें गरीबी अमीरी वाला सवाल ही नहीं आता। लैंडलेस कौन होता है? अमीर थोड़ी होगा। अब फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद या फिर और 2-4 नाम गिला लो, ये इन लोगों को थोड़ी हम लैंडलेस में गिलेंगे। लैंडलेस तो वही होगा जो बेचारा जो अपना वजूद नहीं खड़ा कर पाया, वो किसी भी जात से हो, किसी भी जाति समुदाय का हो, जम्मू का हो, कश्मीर का हो।
ये सिर्फ एक ये है कि क्योंकि हम हमारा वजूद है नहीं है, तो किसी न किसी तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे अपना वजूद अस्तित्व जिंदा रखना है, तो कोई ना कोई बयान ऐसा दे दो, जख्म खुरेदते रहो, ताकि ये आग जो है भड़की रहे। अलबत्ता मुझे लगता है कि ये एक वेलकम स्टेप है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर ऐसा किया है तो केंद्र सरकार ने भी ज़रूर उसके लिए ग्रीन सिग्नल दिया होगा कि भैया यहाँ करोड़ों लाखों कनाल ज़मीन कब्जा हो चुकी है, उनको भी खाली कराने की तरफ आपने कदम उठाया था, उसको रोक दिया। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर रीथिंक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, उसको तत्काल प्रभाव से दोबारा चलाइए कि जो लोग एनक्रोचर्स हैं, चाहे वो कोई छोटा व्यक्ति चाहे वो कोई बड़ा व्यक्ति है, सरकारी लैंड एनक्रोचर छोटा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। वो कोई वजनदार, वसूखदार, रसूखदार, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, व्यापारी, गैर व्यापारी ज़रूर होगा, और उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होती है, तभी वो ये ज़मीनें कब्जे होती हैं। ऐसे नहीं होती। मैंने और आपने क्यों नहीं की, साधारण व्यक्ति क्यों नहीं करता है इसके ऊपर, क्योंकि उसका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, उसको उसकी हिम्मत ही नहीं कर पाता है वो। लेकिन मुझे लगता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो कदम उठाया है बड़ा वेलकम स्टेप है, पर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इसकी तरफ अब कदम उठाया है तो इसको मजबूती से आगे किसी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएं। एक एक परिवार की हर चीज़ आजकल बुक्स में है, हर चीज़ आजकल ब्लैक एंड वाइट में है। आपके पटवारी से लेके आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास एक एक चीज़ का डाटा है। जम्मू कश्मीर में कितना रकबा है, कितना सरकारी है, कितना गैर सरकारी है, कितने परिवार हैं, कितनी फैमिलीज है। जब हम पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं तो फिर हम वो घर क्यों नहीं काउंट कर सकते, वो परिवार क्यों नहीं काउंट कर सकते जिनके पास घर अपना नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑलरेडी कितने घरों को यहाँ पर मकान बना के दिए भी गए हैं। तो ये यकीनन वेलकम स्टेप है। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के इस कदम का स्वागत करूंगा और निवेदन करूंगा ये टूटी हुई अपोजिशन को कि छोटी राजनीति से बाहर निकल के इसका स्वागत करो। और जो लोग आपके भी चाहने वाले थोड़े बहुत बचे हैं, जो ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं और आपके चाहने वाले हैं, आपके मुरीद हैं, उनको वो ज़मीन दिलाने का प्रयास करो। रंधावा साहब, क्या बाहरी राज्यों के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और डोमिसाइल उन्होंने बनाया है, उनको मिलने चाहिए 5 मरले प्लॉट? देखिए, मेरा एक यहाँ के नागरिक होने के नाते ये मानना है कि अभी तक तो जो पैरामीटर्स आए हैं उसमें यही कहा गया है कि पर्सन शुड बी रेजिडेंट ऑफ द जम्मू कश्मीर। अब जब जिनके डोमिसाइल बन चुके हैं, जो 12, 15, 20 साल से रह रहे हैं, तो वो भी हमारे नागरिक बन चुके हैं। अगर वो हमारे नागरिक बन चुके हैं, हमारा डोमिसाइल बन गया है, तो उनका हक बनता है। चाहे वो पीओजे के रिफ्यूजी भी हों, उनका भी हक बनता है, चाहे वो बाकी लोग भी हों, उनका भी हक बनता है। लैंडलेस जब शब्द लग गया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट दे दी कि ये व्यक्ति लैंडलेस है, इसके नाम पे पूरे जम्मू कश्मीर में 1 इंच भी कहीं ज़मीन नहीं है, वो हकदार है। वो चाहे वो कन्याकुमारी का रहने वाला है, चाहे हरियाणा का है, चाहे पंजाब का है, या फिर जम्मू कश्मीर का है। बिल्कुल। रंधावा साहब, डेली वेजेस की अगर हम बात करेंगे, पिछले कई सालों से जो हैं वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। हर बार भाजपा की तरफ से एक आश्वासन मिल जाता है कि होंगे होंगे होंगे, परमानेंट होंगे कब? और चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि ये बैकडोर एंट्रीज हैं, ये पक्के हो ही नहीं सकते हैं। तो ये दुविधा में क्यों डाला गया है डेली वेजेस को? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो ब्यूरोक्रेटिक सोच होती है, उनकी सोच कुछ और होती है। हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल कोई भी होगा, उसने कभी किसी को इनकार नहीं करना है। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि झूठे लारे नहीं लगाने चाहिए। आप राजनीतिक दल के नाते काम कर रहे हो, आपको अपने वोट बैंक की चिंता रहती है, पर उस आस में किसी को गुमराह मत करो। भारतीय जनता पार्टी, हम सरकार में आए तो हमने कहा था कि हम इसके ऊपर, अगर हम कोलिशन में नहीं भी होते तब भी, हम कोलिशन में थे तब भी, इसके ऊपर चर्चा भी होगी, विचार भी होगा, और बैच वाइज जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अनफॉर्चुनेटली सरकार ज़्यादा देर नहीं चली। आपको पता है, पहले गवर्नर रूल था, अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर आग्रह करूँगा कि इनकी कोई भी डिमांड जो है नाजायज़ नहीं है। आपसे एक ही निवेदन, यस, इनकी कोई भी डिमांड नाजायज़ नहीं है, ये कोई भी गलत नहीं है। ये जिस भी विभाग में है, इनके बिना वो विभाग अधूरा है। अगर आज ये घरों में बैठ जाते हैं तो लोगों के घरों की बिजली पानी बंद हो जाएगी, ये भी यकीनन है। तो फिर जब हम इनसे काम ले रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे। ये नहीं कह रहे हमें जूनियर इंजीनियर लगा दो, हमें एक्सीएन लगा दो। ये कह रहे हैं हमारे वजूद के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से हमें परमानेंट कर दो। तो मुझे लगता है कि इनकी जायज़ डिमांड है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को केंद्र से बात करनी चाहिए। यहाँ पर हमने धारा 370 जैसे नासूर को उखाड़ के फेंक दिया, तो इन बेचारों के लिए हम क्यों इतना बैकफुट पे आए? हम क्यों इन इफ्स एंड बट्स में पड़े कि ये किसने लगाया है, ये क्यों लगाया है, ये किस सरकार की लायबिलिटी है? हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने भी किए काम तो वो कर रहे हैं ना जी। और कई ऐसे हैं जो इन्होंने 8-9 साल से दिखाई नहीं ली है। आप कल्पना करो कि मैं और आप हों
और हम काम कर रहे हैं और महीने के बाद हमें सैलरी ना मिले तो मैंने अपने बच्चे कैसे पालने हैं? बिल्कुल। हर एक का अपना साधन ईश्वर ने बनाया है, तो इनके बिना जब हमारा गुजारा नहीं है, हमारे घरों की बिजली पानी इनकी वजह से चल रही है, तो फिर इनका क्यों ना मुझे लगता है फैसला होना चाहिए। हमारी लीडरशिप ने बड़ी सख्ती के साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाई थी। मुझे उम्मीद है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पॉजिटिवली इनके बारे में सोचेगी और ज़रूर ये बैच वाइज ऑब्जर्व करेंगे। रंधावा साहब, कौन सी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेली वेजेस का या बाकी जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनका सोचेगी? अफवाह ये भी चल रही है कि अब एलजी साहब भी बदलने वाले हैं। देखिए, वो तो केंद्र सरकार का निर्णय होता है, एक एलजी साहब जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जब तक समझ जाएगी तब तक नहीं, समझाने की एलजी साहब को जरूरत नहीं ज़्यादा पड़ती है। ये नीचे का जो हमारा ताना बाना रहता है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, उनके पास एक एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट में मौजूद रहती है। एलजी साहब के जो आसपास में वो तो सब बाहर के हैं, उनको क्या पता? नहीं, वो ऐसा नहीं है। अब बाहर से अंदर वाला जो सिलसिला है ना, वो हम जम्मू कश्मीर वालों को भूलना पड़ेगा। हमने देख लिया, ये बाहर का, ये अंदर का, मैं जम्मू का, तो कश्मीर का, ये पंजाब का, वो चीज़ खत्म है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना लेके ये भारत चल रहा है। अब कश्मीर से कन्याकुमारी एक है। मेरा जम्मू का नौजवान जो है वो मुंबई में भी दुकान करता है, मेरा कश्मीर का नौजवान गोवा में जाके शाल बेचता है, वहाँ उसने मकान भी बना लिया, वो दुकानदारी भी कर रहा है, वो होटल भी चला रहा है। तो गोवा का व्यक्ति कश्मीर में आके काम ना करे, क्यों? कश्मीर में कोई प्लेग की बीमारी फैली है क्या? ये मानसिकता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हम जम्मू वालों को भी, कश्मीर वालों को भी। अगर जम्मू का बंदा चंडीगढ़ दिल्ली जाके व्यापार कर सकता है, कारोबार कर सकता है, तो वो लोग जम्मू आके क्यों नहीं कर सकते? इस सोच से हमें बाहर आना पड़ेगा। अब तो वो जो बाधाएं थी खत्म हो चुकी हैं। एलजी साहब का समय जो है वो पूरा हो चुका है, क्या उनको बदला जाना चाहिए? देखिए, वो समय पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है सोचने का। केंद्र सरकार देख रही है, एलजी साहब के काम को मद्देनजर करके उन्होंने वो कैसा काम कर रहे हैं, अगर चेंज करना होगा तो वो करेंगे। बिल्कुल सर। एसपीओज से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा मेरा। एसपीओज अपनी जान पे खेल कर जो है हमारे देश की, जो हमारे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उनके साथ भी कहीं ना कहीं एक भेदभाव हो रहा है। अभी इतने सारे त्यौहार चले गए, अभी तक उनको तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। अभी अगर हम बात करेंगे रिस्क अलाउंस की, वो भी हमारे बेल्ट फोर्स जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनके साथ कहीं ना कहीं जो भेदभाव होता है। 75 रुपये एक मजाक किया जा रहा है। अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत है तो जितना सेंट्रल फोर्सेज को दिया जाता है उतना जम्मू कश्मीर पुलिस को क्यों नहीं दिया जाता? मैं इसके लिए पूरी तरह आपसे सहमत हूँ। ये नाइंसाफ़ी है, ये नाजायज़ है और इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारे डीजी साहब अक्सर अपनी बेल्ट फोर्स के नौजवानों के लिए चिंता करते रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि त्योहारों पे उन्होंने कोई ना कोई इमदाद उनको बांटी होती है, तो फिर इसका पैरामीटर क्यों ना तय किया जाता? आपने ये कौन सा है 75 रुपये वाला रेट, ये कहाँ से तय हुआ है? अब हमने जब इसको यूटी के पैटर्न पे लाए हैं, हम इसको पौंडीचेरी के पैटर्न पे जम्मू कश्मीर को तैयार कर रहे हैं, वो वाला फार्मूला यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉइज़ को लेकर भी वही पैरामीटर तय होने चाहिए। अगर आप काम हमसे उस पैटर्न पर ले रहे हो, चाहे वो एसपीओ है, चाहे 4th क्लास एम्प्लॉई है, चाहे रेगुलर एम्प्लॉई है, तो फिर यूटी के पैटर्न पे ही वही चीज़ें यहाँ लागू होनी चाहिए। सर, ये कौन से वाले डीजी साहब से आप बात कर रहे हैं? जो अभी मौजूदा हैं, जो कुछ महीने के बाद रिटायर होने वाले हैं, जो नए आएंगे उनसे आप उम्मीद बिठाए? नहीं, ऐसा नहीं है। मौजूदा डीजी साहब ने अच्छा काम किया है। क्या वो रिटायरमेंट से पहले कर जाएंगे कुछ? अब होता क्या है कि अब उन्होंने तो अपना टेन्योर पूरा करना ही है, तो डेफिनेटली उनका भी एक प्रयास होगा कि मेरे रहते कुछ अच्छे काम और भी हो जाएं। जो मैंने पहले अच्छे काम किया, अच्छे काम और भी हो जाएं। तो आई तो विश की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठे और ये जो एक बैकलॉग पड़ा हुआ है इसको क्लियर कर दें, ताकि हमारे वर्दीधारी नौजवान जो बेचारे खून पसीना एक करते हैं, अपनी जान पे भी खेलते हैं, तो उनके परिवारों को कम से कम ये तो एक संतुष्टि मिल जाए। और ज़रूर कोई ना कोई, मैं आपको बताऊँ, अफसर भी होता है ना, उसका भी प्रयास होता है कि मेरे कुर्सी पर रहते को अच्छा काम मेरे से हो जाए, ताकि मेरे जाने के बाद 4 लोग याद भी रखें। तो यकीनन दिलबाग सिंह साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, तो केंद्र सरकार भी उनकी इस बात को माने और जो एक पैरामीटर सा बचा हुआ है उसको क्लियर करके डेडलॉक को तो ये क्लियर करना चाहिए। विक्रम जी, विभिन्न विभागों में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनके लिए एक जो उम्मीद का किरण रहती है, वो जीपी फंड जो है अपना कटवाते हैं कि वक्त पे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें से जो है जीपी फंड लेके अपना काम जो है वो मुश्किल समय में जो है काम आएगा। लेकिन 6-6 महीने हो चुके हैं, जो रिटायरमेंट जो जिनकी हो चुकी है, जो अभी सर्विस कर रहे हैं, 6-6 महीने हो चुके हैं, 8-8 महीने हो चुके हैं, जीपी फंड के लिए अप्लाई किया हुआ उनको मिल नहीं रहा है। ऐसे उन्हीं का पैसा क्यों नहीं उनको मिल पा रहा है? ये कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक शीप्स ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन में रहती हैं जो जिनको सेल्फ फाइल को दबा के रखने में बड़ी संतुष्टि महसूस होती है। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि हर इंसान को गॉड फेयरिंग होना चाहिए, भगवान वाहेगुरु अल्लाह से डरना चाहिए। मैं कुछ भी हूँ, मैं किसी भी जात समुदाय से, मैं जिस धर्म को मानता हूँ, मैं जिस भगवान को सुबह माथा टेक के अपने काम पे, अपने कारोबार पे जाता हूँ, तो मेरे ध्यान में रहना चाहिए कि मेरी वजह से कोई ना कोई अच्छा काम हो। मेरी वजह से किसी की फाइल नीचे दबी रहेगी और वो चक्कर लगाता रहेगा, तो मन से कुछ ना कुछ नेगेटिव निकालेगा ना।
तो नेगेटिव वेव्स कहीं ना कहीं काम करती हैं। और एक पॉजिटिव सोच के साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो यकीनन कभी किसी का काम नहीं रुकेगा। पर सबके काम हो जाएंगे ऐसा भी संभव नहीं हो पाता है। पर फिर भी अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसको सख्ती से कार्रवाई करे तो ये जो बैकलॉग्स हैं ये क्लियर हो जाने चाहिए। सर 370 और 35A पे सुनवाई होने जा रही है 11 जुलाई को, क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? कुछ नहीं होने वाला है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पेरीफेरी में है। मुझे लगता है कि पार्लियामेंट ने एक बेहतरीन फैसला लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इसको भी ध्यान में रखेगी। अदरवाइज जब मैटर सब्जुडाइज होता है तो फिर समाज में बोलने के लायक बचता है कुछ नहीं। लेकिन आज तक तो बहुत बोला सर, बहुत सारी स्टेट्स में इलेक्शन हुए 370-35A को भाजपा ने ही बहुत इसको भुनाया है। नहीं, हमने बुनाया क्या, हमारा एक कोर इशू था, हमने उसको निपटाया है। बस हमने बुनाया नहीं, हमने निपटाया उसको। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में रिपीट होगी? 101%। भारतीय जनता पार्टी की मर्जी के बिना अगली सरकार नहीं बनेगी जम्मू कश्मीर में। मर्जी के बिना तो क्या मैं कहता हूँ, हम सिंगल हैंडेडली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएंगे। जम्मू से भी भाजपा के विधायक जीतेंगे, कश्मीर से भी भाजपा के विधायक जीतेंगे। क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए? मैसेज है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है। जैसे नौजवानों ने यहाँ आत्मनिर्भर भारत की सोच पे चल के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अक्षरशः पालन करते हुए कारोबार खोला है, इस तरीके के हम भी छोटे छोटे कारोबार खोलें, अपना भी रोज़गार चलाएं, दूसरों की भी रोजी रोटी का साधन बने। और एक आपसी गुलदस्ता जम्मू कश्मीर का एक बेहतरीन गुलदस्ता जो बना हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का, उसको और मजबूत करें। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर MLC व भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता विक्रम रंधावा जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।